नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम एक ऐसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जो महज बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी अखंड सभ्यता है, और वो है तमिल। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े रहस्य के बारे में सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया की लगभग सभी प्राचीन भाषाएं समय के साथ या तो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं या फिर सिर्फ धार्मिक किताबों और अनुष्ठानों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। जहां ज्यादातर प्राचीन भाषाएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गईं, वहीं एक भाषा ऐसी भी है जिसने समय की हर चुनौती का डटकर सामना किया। ऐसा कैसे हुआ? इस आंकड़े को देखिए, 8.5 करोड़। जी हाँ, 85 मिलियन। ये संख्या आज तमिल भाषा के विशाल रूप को बयां करती है। चेन्नई की सड़कों से लेकर टोरंटो के कैफे तक ये भाषा आज भी पूरी जीवंतता के साथ बोली जा रही है, और यही बात इसे भारत की सबसे पुरानी जीवित भाषा बनाती है। तो आखिर इसके बचे रहने का राज क्या है? इसे समझने के लिए हम 5 प्रमुख अध्यायों से गुजरेंगे। पहला, प्राचीनता का विरोधाभास। दूसरा, तमिल शिलालेखों की खोज। तीसरा, संगम साहित्य और काव्यात्मक परिदृश्य। चौथा, व्याकरणिक आधार। और पांचवां, एक अखंड जीवित परंपरा। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, प्राचीनता का विरोधाभास। यहाँ लैटिन और संस्कृत जैसी भाषाओं के साथ तुलना करना काफी दिलचस्प है। इन भाषाओं ने एक तरह की क्लासिकल डेथ का सामना किया, यानी ये धीरे धीरे आम बोलचाल से गायब हो गईं। लेकिन तमिल की कहानी बिल्कुल अलग है। तमिल ने कभी भी आम लोगों की जुबान से अपना नाता नहीं तोड़ा। ये एक अटूट कड़ी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की मातृभाषा बनी रही, बिल्कुल किसी बहती नदी की तरह जो कभी नहीं रुकी। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, तमिल शिलालेखों की खोज। पत्थरों से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। 3री सदी ईसा पूर्व के ब्राह्मी शिलालेखों से शुरू होकर संगम योग, भक्ति आंदोलन और 19वीं सदी की प्रिंट क्रांति से होते हुए आज के डिजिटल युग तक, ये टाइमलाइन दिखाती है कि तमिल कभी रुकी नहीं, बल्कि लगातार विकसित होती रही। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआती दौर में तमिल सिर्फ राजाओं या दरबारों तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी जैसी जगहों पर हुई खुदाई में मिट्टी के बर्तनों पर जो लिखाई मिली है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि आज से 2000 साल पहले भी आम व्यापारी और कारीगर एक बेहद परिष्कृत लिखित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये पूरी तरह से आम लोगों की भाषा थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, संगम और काव्यात्मक परिदृश्य। पत्थरों की दुनिया से निकलकर अब जरा इस भाषा की आत्मा को महसूस करते हैं। संगम काल की प्राचीन तमिल कविताओं को बहुत ही खूबसूरती से 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला अगम, यानी हमारी अंदरूनी दुनिया जिसमें प्यार और भावनाएं आती हैं, और दूसरा पुरम, यानी हमारी बाहरी दुनिया जिसमें युद्ध, राजनीति और समाज की बातें होती हैं। ये जीवन को देखने का कितना संपूर्ण नजरिया है ना? और ये तिणई प्रणाली तो और भी शानदार है। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी परिदृश्य का जिक्र करते ही एक खास भावना जुड़ जाए। जैसे अगर कविता में किसी खास पहाड़ी फूल का नाम लिया गया है, तो पढ़ने वाला तुरंत समझ जाता था कि यहां प्रेमियों के मिलन की बात हो रही है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक शब्द से पूरी भावना व्यक्त कर देना, ये वाकई कमाल है। जरा तिरुक्कुरल के इस विचार पर गौर करें। धन कमाने और उसे सहेजने का एकमात्र उद्देश्य उसे समझदारी से बांटना है। हजारों साल पहले लिखी गई ये बात आज के इस आधुनिक युग में भी कितनी सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी जीवन दर्शन की किताब है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, व्याकरणिक आधार। आखिर क्या वजह थी कि तमिल मजबूती से खड़ी रही जबकि दूसरी भाषाएं बिखर गईं? इसका जवाब इसके ढांचे में है। उत्तर भारत की भाषाओं के उलट तमिल ने अपनी अनूठी द्रविड़ ध्वनि को बचा के रखा। इसमें ख या घ जैसी भारी ध्वनियों का इस्तेमाल नहीं होता। इसी वजह से इस भाषा में एक बेहद खूबसूरत, लयबद्ध और काव्यात्मक सादगी हमेशा बनी रहती है। इसके व्याकरण की एग्लूटिनेटिव संरचना को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप लेगो ब्लॉक्स को जोड़ रहे हों। एक मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर बिल्कुल सटीक नए शब्द बनाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्यम में लिखा गया ये व्याकरण एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है, जो भाषा को लचीलापन भी देता है और उसे बिखरने से भी रोकता है। डायग्लॉसिया का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि भाषा के 2 रूप एक साथ मौजूद हैं, एक औपचारिक लिखित रूप और दूसरा रोजमर्रा की बोलचाल का रूप।
इसी खूबी ने एक तरफ तो साहित्यिक भाषा को उसकी प्राचीन शुद्धता के साथ सुरक्षित रखा और दूसरी तरफ बोलचाल की भाषा को समय के साथ बदलने और ढलने की पूरी आज़ादी दी। और अब हमारा आखिरी 5वां अध्याय, एक अखंड जीवित परंपरा। आज के समय में इस भाषा ने खुद को कैसे बचाया है, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं है। बाहरी शब्दों के खिलाफ चले शुद्ध तमिल आंदोलनों ने, कॉलीवुड सिनेमा की लोकप्रियता ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई को तेजी से अपनाने की इसकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तमिल कोई गुजरे जमाने की चीज नहीं, बल्कि आज भी सांस लेती एक जीवंत सभ्यता है। कंप्यूटर के लिए कनीनी जैसा नया शब्द गढ़ लेना इसी बात का तो सबूत है। तो अंत में सवाल वही है, प्राचीन दुनिया के खत्म होने के बाद भी तमिल आखिर क्यों बची रही? जवाब बहुत साफ है, क्योंकि यह कभी महलों या कुछ खास लोगों तक कैद होकर नहीं रही। ये पवित्र मंदिरों की भी भाषा थी और हलचल से भरी सड़कों की भी। तमिल ने अमरता किसी बंद मीनार में रहकर नहीं, बल्कि हमेशा आम लोगों की जीवंत और शाश्वत आवाज बनकर हासिल की। अगर आपको भारत की सबसे पुरानी जीवित भाषा तमिल की इस शाश्वत विरासत की यह यात्रा पसंद आई, तो भाषा, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आइए एक साथ प्राचीन ज्ञान की सुंदरता का जश्न मनाएं। वणक्कम और देखने के लिए धन्यवाद।